ना पक्ष का सोचता हूँ ना विपक्ष का सोचता हूँ, ना पक्ष का सोचता हूँ ना विपक्ष का सोचता हूँ, जो भी सोचता हूँ देश का सोचता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम रूबरू में। मैं हूँ आपके साथ शामली कात्यायन और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी एक ऐसे ही शख्स हैं जो ना पक्ष का सोचते हैं ना विपक्ष का सोचते हैं, जो भी सोचते हैं सिर्फ देश का सोचते हैं, खुद से जुड़े लोगों का सोचते हैं। Former Joint Director of Election Commission of India, former Deputy General Manager of Airport Authorities of India और साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेस के बहुत बड़े पदों पर काम किया है, उन्हें संभाला है, जिनमें से कुछ हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। खैर ये लिस्ट बहुत लंबी है और हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो बिना देरी के आपको आज के हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान से मिलवाते हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर मोहम्मद आमीन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे कार्यक्रम में, आपने हमें अपना वक्त दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। सर बिना देरी के मैं आपसे मेरा पहला सवाल मैं पूछती हूँ। सर पहला सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे बड़े बड़े पदों पर आपने काम किया, फिर हाल ही में भी आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो बीजेपी ज्वाइन करने का ख्याल आपको कैसे आया? देखिए ऐसा है कि मुझ में जब से मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ और मुझे अंदर एक देश को, और सबसे पहले तो मैं परिवार की बात करता हूँ कि परिवार को सेवा करने की मेरी एक आदत थी। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ परिवार में हाथ बटाता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने साथियों के साथ सेवा भाव रखी। उसके साथ ही मैं जब बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद सर्विस में आया तो मुझे लोगों का काम करके बहुत मज़ा आता था। समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, परेशान लोग होते थे, बच्चे बच्चियाँ, हमारे साथी जो भी थे, उनकी मैं आगे बढ़कर मदद करता था। इसी वजह से मुझे ये सेवा भाव रहा और मैंने इलेक्शन कमीशन में भी काम किया, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में काम किया, लेकिन मैंने हमेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ के काम किया। अब मैंने देखा कि हमारे जो समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं और जो अल्पसंख्यक समाज है, मीन्स माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को कहीं पिछली गवर्नमेंट ने हमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने योजनाएं दी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज तक जो देखा जाए प्रैक्टिकल तौर पर तो आज भी समाज माइनॉरिटी वर्ग जो है पिछड़ा हुआ है। उसको सोचा मैंने और मैंने देखा कि जो हमारे नए प्रधानमंत्री जी आए हैं तो इन प्रधानमंत्री जी का जो रवैया है वो सबके साथ है, यानी सबका साथ और सबका विकास, यही एक उनकी बात मुझे अपील की। और जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम समाज सेवा करें। तो चूँकि पहले से भी पार्टियां हमारे इलेक्शन कमीशन में आती रही हैं समय समय पर, उनके नेताओं से मेरा संपर्क था, कई नेताओं से, हर पार्टी के लोग हमें जानते थे, इसमें हमें बीजेपी के लोग भी जानते थे। लेकिन हाल ही में एक ऐसा समय आया जबकि देश के 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, उसमें एक वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ और ममता बनर्जी की वजह से, और उन्होंने और उनकी पार्टी ने, बल्कि और विरोधी दलों ने इस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की और बल्कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत को दांव पे लगाने की कोशिश की। हर बार इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जाता रहा। हर जगह पब्लिक के दिमाग में एक बात आई कि इलेक्शन कमीशन शायद बेईमानी करता है, लेकिन ऐसा था नहीं। चूँकि मैं उसके अंदर का एक अधिकारी रह चुका था, हमने इलेक्शन करवाए भी और इलेक्शन में ऑब्जर्वर भी गया। इलेक्शन में मैंने चुनाव की गिनतियाँ भी कराई। यही नहीं, मैं नागालैंड हुआ, लक्षद्वीप हुआ और उत्तरांचल हुआ, जो डिफ़िकल्ट एरियाज उनमें भी गया, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसी भावना नहीं दिखी इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्शन कमीशन किसी को पक्षपात करता है और किसी को सीधा फ़ायदा पहुंचाता है, चाहे वो शासन पार्टी का हो चाहे वो विरोधी दल का हो। उसकी एक न्याय प्रक्रिया है, वो एक न्यायालय के तौर पे काम करता है। दोनों पक्षों के लिए सही प्रक्रिया जान के और सही तरह से चुनाव कराए जाते हैं। तभी मेरे मन में बात आई और मैंने जो पाँचों प्रदेशों के चुनाव थे उनमें जब जब हमें चैनलों ने बुलाया तो मैंने उनके सामने ऐसी क्लियर कट बात रखी और सच्ची बात और टेक्निकल बात रखी, जिससे कि उनको भी विरोधी दलों हमारे सामने बात नहीं कर पाते थे चैनल्स पे। अच्छा। और न ही झूठे आरोपों को वो हम उनको लेते थे और उनको हम बताते थे कि एक्चुअल में क्या चुनाव आयोग है, क्या उसकी मशीनें हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है। देश के लोगों ने समझा और जाना। उसी समय
मैं समझता हूँ कि हमारे जो बीजेपी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी निगाह जाती रही, उन्होंने देखा भी होगा। तो जब नाम गया बीजेपी पार्टी में कि मुझे पद दिया जाए, तो उन्होंने मुझे जो है कार्यालय मंत्री के तौर पे देश का माइनॉरिटी मोर्चा का मुझे कार्यालय मंत्री बनाया और प्रभार दिया, और मैं सुचारू रूप से कार्य कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि मुसलमानों में ये बात फैलाई गई कि मुसलमानों से कहा गया कि साहब आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन ना करें, क्यों? क्योंकि वो आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपका धर्म परिवर्तन करा देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज जो विचारधारा से हूँ तो विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन समाज के अंदर जो हमें अपने समाज के लिए करना है, अपने मुस्लिम धर्म के लिए करना है, वो मैं कर रहा हूँ। मुझसे किसी ने कोई बात नहीं कही है, और निष्पक्ष रूप से यहाँ भी कार्य कर रहा हूँ। जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन और विभागों में काम किया, इस तरह मैं यहाँ कर, पूरी स्वतंत्रता है मुझे, कभी मुझे कोई दबाव नहीं है किसी काम करने के लिए। जी सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हमने सुना है आपने कुल 28 मुल्कों का दौरा किया है जी, और कौन कौन से वो मुल्क हैं जहां आपने दौरा किया है? क्या रीज़न रहा आपका वहां जाने का, एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, चूँकि मैं विभागों में रहा, जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े मंत्रालयों में रहा देश के जी, तो एक तो उस तरह से मुझे जाने का मौका मिला जो कभी कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग थी। उसके बाद में जब विदेश मंत्रालय में गया 5 साल के लिए, तो बड़ा एक्सटेंसिव दौरा था मेरा, यानी मैं उपराष्ट्रपति के साथ भी एक साथ 6-6 देशों के लिए गया। अच्छा। अब उनके दौरे में, और विदेश मंत्री के साथ तो मैं जाता ही था, क्योंकि समझौते होते हैं। अब विदेश मंत्रालय में एक ऐसी परंपरा है कि अगर किसी राजा का या शासक का कोई तिलक हो रहा है, यानी उसको ओथ दिलाई जा रही है, नया राजा बन रहा है, तो एक हमारा देश का डेलीगेशन शिष्टमंडल जाता है वहाँ पे। अगर किसी की मौत हो गई वहाँ पर किसी राजा की, उसके लिए भी दुख जताने के लिए भी हमारा एक शिष्टमंडल जाता है। तो इस तरीके से और बहुत सी समझौते होते हैं हमारे, पेट्रोलियम के हैं और दूसरी चीज़ों के हैं हमारे यहाँ समझौते होते हैं। अक्सर आप सुनती होंगी कि इस चीज़ का समझौता इस देश से हुआ, इस चीज़ का पढ़ाई लिखाई का, यूनिवर्सिटीज़ का या और संचार का, हर विभाग का एक समझौता होता है विदेशों से। वो समझौता विदेश मंत्रालय के थ्रू होता है। तो इसमें हमारे विदेश मंत्री जाते रहे, उसमें मैं उनके साथ जाता रहा और सभी जगह देशों का मोस्टली दौरा किया है मैंने। और ऐसे देश जैसे आपका इजराइल, जहाँ कोई जाना नहीं पसंद का, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वहाँ लोग डरते हैं, लेकिन मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला। और मैं सऊदी अरब भी गया, और मतलब देश के अलावा विदेशों में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। इवन पापा न्यूगिनी बहुत छोटा सा शहर है जिसके जाने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से आप जाएँ तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाइएगा, पहले यहाँ से जाइए सिंगापुर, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से पापा न्यूगिनी जाना है, तो ये वहाँ पर बड़ा दिक्कत है। लेकिन ऐसे ऐसे मुल्कों में मैं गया। इसी तरह आप देखिए कि मैं इजराइल गया, यहाँ से जाना पड़ा जॉर्डन से हुसैन ब्रिज होता हुआ, बाई रोड होता हुआ मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ इजराइल। तो और फ़िलिस्तीन भी गया, जो कि एक आतंकवादी एरिया था जहाँ पर हमारी जानों को खतरा था, लेकिन नहीं, हमारे विदेश मंत्रालय के लोग जाते हैं और हम लोग गए जी, और सफलतापूर्वक जाके आए, मिल के आए और समझौते किए। सर, जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपने फिल्मों में भी ज़रा काम किया है, तो फिल्मी करियर आपका कैसा रहा? भाई ऐसा था कि मैं जब यंग था, बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ थी, ग्रेजुएशन करने के बाद, तो मुझे शौक़ था कि मैं दूरदर्शन में लोगों को देखता था, तो मुझे हुआ कि मैं एंकरिंग करूं। तो मैंने कुछ दिन एंकरिंग भी की, लखनऊ दूरदर्शन से और दिल्ली दूरदर्शन से, ये शौक़ था मेरा। उसके बाद मेरे चूँकि मामा जी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर और राइटर थे जी, तो एक बार मैं गया किसी मौके से, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, तरह हमारा एक कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं आया है पुलिस इंस्पेक्टर का, तो आप आइए एक रोल कर दीजिए। तो मैंने एक रोल कर दिया। उसमें हमारी पहली फिल्म जो थी वो थी रहम दिल जल्लाद, मज़हर खान के साथ थी, और दूसरी थी मेरी इज़्ज़त बचाओ, मोहन टी गेहानी की, जिस ये पिक्चर थी दोनों में मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एंकरिंग को अपना करियर नहीं चुना, वरना हम जैसे लोगों की शायद आज कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। सर, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल की तरफ थोड़ा सा रुख करूंगी। सर, उससे जुड़ा मेरा पहला सवाल ये है कि अभी 3 तलाक का विधेयक राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट किया, बीजेपी के काफ़ी हित में उन्होंने बात रखी है अपनी। तो अब आगे बीजेपी क्या क्या नया इस तरह के कोई नई चीज़ मुस्लिम समुदाय के लिए लेकर आएंगी? देखिए, सवाल इस बात का है, यहाँ पर आपने कहा कि 3 तलाक एक ऐसा मुद्दा है जिसको बहुत ही पुराना मुद्दा है। इसको हमारे धर्मगुरु, जो मुसलमानों के धर्मगुरु थी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मसले को हल करते। एक सामाजिक मुद्दा था और एक कुरीति थी समाज के अंदर
कि एक जिस बच्ची को हम लोग शादी करके लाते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद उसी बच्ची को मार पीट करके घर से निकाल दिया जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता। ये हमारे समाज में कभी नहीं था, मुस्लिम समाज में, और ना ही इसको हमारे पैगंबर ने अलाउ किया और ना ही ये बात थी। लेकिन क्या था, इसके अंदर लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत देखी कि किस तरह से इसको सहूलत किया जाए, और उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल कड़क बना दिया, जिसको कि कोई अगर छूता है तो टूट जाएगा। लेकिन जबकि ये हमारा धर्म ही मुस्लिम धर्म है जो बहुत ही लचीला है, हर एक समाज में हर एक के लिए है। तो लेडीज़ को जब हम लाते हैं तो देखिए, दूसरे धर्मों में आपने देखा होगा कि लेडीज़ को जो है देखने के लिए नहीं जाते, बल्कि लोग लड़का जाता है, लड़के को पसंद करते हैं। लेकिन इस समाज में आप देखेंगे लड़कियों को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना कुरीति थी, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसको बदनाम कर दिया। जबकि कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं पर है नहीं समाज में कि इनको 3 तलाक के बाद हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। उनको समय दिया जाता है कि अगर कोई ऐसी बात है आपस में नहीं बन रही तो उनको समय दिया जाएगा, और समय देने के बाद देखा जाएगा। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो उन लोगों को बैठाया जाएगा जिन्होंने शादी के लिए पहल की थी, इस तरफ के और विपक्ष के लोग, और बैठ के उन दोनों की बातें सुनेंगे। फिर भी अगर नहीं होता है तो उसको फिर समय दिया जाएगा। समय देने के बाद ही उसको 3 तलाक, उसकी दोनों की मर्जी के बाद 3 तलाक करके किया जाएगा। ये नहीं कि आपने नशे की हालत में उठे और उठ के कहा 3 तलाक, आपने टेलीफोन पे उठाया कह दिया 3 तलाक। अरे कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप समाज में लेके आए हैं, 4 लोगों के साथ में लेके आए, किसी लड़की को ब्याह के लेके आए हैं, तो उसको उसी तरह से सम्मान देना होगा। अब तो ये समय नहीं रहा है, और ये जो मोदी जी ने किया है इसके लिए हम लोग इसके बहुत बहुत आभारी हैं। हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने इतना कड़ा कदम लिया और लेने के बाद एक समाज को नई राह और नई दिशा दी, जिससे देश की सारी अल्पसंख्यक समाज की औरतें, स्पेशली बच्चियां, सब उनके साथ हैं और युवा भी साथ में उनके। ऐसा नहीं है। सर, अगला सवाल मेरा यह है कि चुनाव आयोग पर अक्सर विपक्ष के लोगों द्वारा सत्ताधारी दल के प्रति पक्षपाती होने के आरोप लगते रहते हैं, तो आयोग के बारे में ऐसे सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, मैंने आपको कहा ये एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग में बेईमानी नहीं हो सकती, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। इसके लिए कई बार विरोधी पार्टियों को बुलाया भी गया और ईवीएम रखी गई, और हाँ, उसी समय जब मैं वहाँ था उस समय वीवीपैट भी दिखाई गई, इसलिए कि लोगों का ये कहना था, विरोधी दलों का, पब्लिक को, जनता का, कि सब ये है कि हमने मशीन में दबाया बटन, पता नहीं कहाँ दबा, विपक्ष में दबा या पक्ष में दबा, हमने यहाँ दिया, हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक हमारी वीवीपैट मशीन है जो वेरीफाई करती है सेकंड्स के लिए, जब आपने दबाया तो उससे इतने बज के इतने मिनट पे एक पर्ची कटती है, पर्ची कट के उसी डब्बे में पड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि आपने क्या वोट दिया। पहले क्या होता था कि जो हमारे बैलेट बॉक्स थे या मशीनें थी, ये कोर्ट में कोई पिटीशन होने के बाद पूरी की पूरी चली जाती थी, तो हमें बड़ी परेशानी होती थी। इसलिए अब जो वीवीपैट है उसके अंदर डबल रोल होता है, एक सिंगल पर्ची कटी, वो अलग गिर गई और एक रोल उसमें लपेटा रहता है। तो जब कभी चुनाव आयोग के खिलाफ पिटीशन कोई करता है, वो एक रोल को ट्रैप करके बांध के उसको उनको दे दिया जाता है कोर्ट को कि आप देखिए, वेरीफाई करिए, और उससे उनको वेरीफाई होता है। कहीं पर भी फूल प्रूफ है इलेक्शन हमारे देश का, कहीं पर भी। और हमारे देश की जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसके लिए हमारे यहाँ चुनाव आयोग में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें आप ताज्जुब करेंगे कि विदेशों के कमिश्नर्स तक आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी आते हैं, और वहाँ की जो इलेक्शन बॉडियाँ हैं वो हमारे देश में आती सीखने के लिए। हम लोग बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं और वहाँ आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, फिर वो जाते हैं देश में देखने के लिए, कहीं चुनाव हो रहा है तो देखते भी हैं, और कैसे हमारी वोटर लिस्ट बनती है, कैसी हमारी ईवीएम काम करती है। हम कल के नियर बाई देशों में हम अपनी ईवीएम को देते हैं, जैसे नेपाल में, मालदीव में और श्रीलंका में, यहाँ हमने अपनी मशीनें दी हैं। अफगानिस्तान में इलेक्शन भी कराए हैं, हमारे अधिकारी भी गए हैं एज ए ऑब्जर्वर, और वहाँ के लोग तो होते ही होते हैं। तो निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया है, हमारे किसी तरह की कोई बेईमानी हो ही नहीं सकती। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे देश के लिए कितना संभव है ये? देखिए, मैं जब छोटा था तब मैं देखता था कि एमएलए और एमपी के चुनाव होते थे, और मैं अपनी मदर के साथ जाता था, देखता 2 डब्बे रखे होते थे, एक तरफ तो एमएलए का टिकट वो बैलेट डाला जाता था, दूसरी तरफ एमपी के लिए। और ज़्यादातर उसमें मेहनत, एमपी को तो लोग पहचानते नहीं थे, बहुत आता नहीं था क्षेत्र में, एमएलए ज़्यादा होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये डिज़ाल्व करती गई स्टेट्स को, और डिफरेंट डेट्स में चुनाव कराने जाने। ये एक गंदी प्रक्रिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि देश के अंदर हर वक्त
देश में चुनाव होता है, एक चुनाव खत्म होता है, अभी देखिए 5 चुनाव स्टेट के खत्म हुए, दूसरे 5 की फिर तैयारी चल रही है। इसी तरीके से तो पूरे के पूरे ईयर में हमारे यहाँ कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, हर वर्ष चुनाव होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी परेशानी है, जनता को भी परेशानी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो मोदी जी का स्टेप है कि चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि विरोधी दलों को भी और सत्ता दल को भी, दोनों को मिल के बात करके बैठ के इस चुनाव को एक साथ चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत महंगा चुनाव होता है और ये सब जनता के ऊपर पड़ता है, जनता की हालत ख़राब होती है, जनता के ऊपर टैक्स लगते हैं। ये इसलिए मेरा तो निष्पक्ष रूप से यही विचार है कि आप इस चुनाव को एक साथ कराइए, जिससे कि खर्चा एक साथ हो, जिसमें ऑब्जर्वर भी एक रहेगा, चुनाव के अधिकारी एक भी रहेंगे, उनका भी खर्चा होता है। हमारा बैलेट पेपर भी एक ही जगह रहेगा, तो एमएलए का भी होगा और एमपी का भी चुनाव होगा। इस तरीके से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है, फिर उनकी गिनती है, एक साथ गिनती हो जाएगी, एक साथ हो जाएगा। सर, लगभग हर चुनाव के बाद एक बात जो सामने आती है वो है ईवीएम की सुरक्षा, जो सबसे बड़ी बात है जी। और इसी के साथ ही छेड़छाड़ के आरोप भी लगते हैं। बीच में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना ईसीआई के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है। तो साथ ही साथ जब अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने देश के सभी चुनाव का उपयोग, अब जो ईवीएम है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है, क्या हमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को बंद कर देना चाहिए या फिर अब हमें भी पेपर बैलेट का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, पेपर बैलेट के लिए पहले ही विरोधी दलों ने कहा था, जो भी थे उन्होंने ये कहा था कि बैलेट पेपर के अंदर बेईमानी होती है, मीन्स उसके अंदर कोई इंक लगा दी गई है। याद होगा कि जब बहुत पहले की बात है, उसमें ये कहा गया कि रशिया से कोई इंक आई है, बहुत पहले की बात है, जब मैं कमीशन में नहीं था, और इंक आई है तो आप लगाइए कहीं पर और वो इंक रिमूव हो जाती है, निशान किसी और पे हो जाता है। ये बहुत बड़ा ब्लेम था इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और आप देखिए कि जब भी बैलेट पेपर के अंदर चुनाव कराए गए हैं तो उन्होंने बैलेट पेपर फाड़े हैं, बैलेट पेपर लूटे हैं और बक्सों को ले जाके मिसयूज़ किया गया है। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसमें सबसे बड़ी सुविधा हमारी ये है कि इनमें नंबर्ड होते हैं, और ये नंबर के नाते कि जैसे ही इसको कोई छूता है उसको हम नंबर को कैंसिल कर देते हैं, तो मशीन काम करना बंद कर देती है। अगर वो छीना झपटी में टूटती भी है तो वो बेकार है मशीन, वो एक डब्बा है प्लास्टिक का, वो हमारे यूज़ का नहीं है, जैसे कैलकुलेटर होता है, तो इसलिए हमारे यूज़ का नहीं है। ये सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है और बढ़िया और सस्ता है, और निष्पक्ष चुनाव कराने में हमें बहुत आसानी है, ट्रांसपोर्टेशन में भी ईजी है। आप उसके देखिए, पहले पुराने बैलेट, आज भी हम राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं तो उसमें हम बैलेट बॉक्स यूज़ करते हैं। वो बैलेट बॉक्स हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में हवाई जहाज़ के अंदर रख के जाता है, और लाने और ले जाने में उसको कई लोग उठाते हैं, इतना भारी होता है लोहे का, तो इसलिए उस प्रथा को कर दिया। वो तो बहुत ओल्ड थी। आप बताइए कि पुराने टेलीफोन को कोई यूज़ करता है आजकल? आजकल हर आदमी मोबाइल यूज़ करता है, वाईफाई यूज़ करता है। तो जब ये नई चीज़ें आ गई हैं, अच्छी चीज़ें आ गई हैं और बढ़िया चीज़ें हैं, यानी एक्सपेंसिव भी नहीं है और काम भी, ऑपरेशन भी उनका अच्छा है, इसलिए हम क्यों यूज़ करें? अब हम क्या पुराने यूज़ करेंगे टेलीफोन? क्यों नहीं करते लोग? तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन आप देखिए कि उसके फ़ायदे कितने हैं जी। सरकार को भी फ़ायदा है, इलेक्शन कमीशन को भी फ़ायदा है और जनता को भी फ़ायदा है। सर, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या क्या उसमें तैयारियां हैं? कई जो मुद्दे उठे थे पिछली बार, जो भी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा हाथापाई वगैरह हुई थी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे तो मेरी आपको न्यूज़ क्लिपिंग आप गूगल में जाके देखिएगा कि मैंने तब भी यही कहा था कि ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने उस वक्त जो लेफ्ट के लोग थे उनके लिए कहा था कि ये लोग हमारे साथ बेईमानी करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी 3-4 देशों की सीमाएं मिलती हैं, उसमें बर्मा है, बांग्लादेश है, नेपाल है और चाइना है। तो यहाँ से लोग आते थे, स्पेशली बंगाल से लोग आते थे यहाँ पे और बदमाशी करते थे, गुंडागर्दी करते थे और नुकसान पहुँचाते थे हमारे इलेक्शन प्रक्रिया को। इसलिए वहाँ पे सख्ती बरती गई और उन्होंने पहले भी इलेक्शन जीता था। मैंने यही कहा बार बार कि आपने पहले भी 5 साल जीता, उसके बाद 5 साल जीता, तो यही हमारा चुनाव आयोग था, यही हमारे अधिकारी थे, यही आप थी। अब क्या ऐसी बात हो गई है कि मोदी जी से आपको एलर्जी हो गई है, शाह साहब की एलर्जी हो गई है कि हर बार में आप शाह साहब को, मोदी साहब को बदनाम करती हैं और ये कहती हैं कि उनके अंडर में काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी के अंडर में काम नहीं करता। प्रधानमंत्री का भी इलेक्शन होता है, तो जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन हो जाता है फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी केयर टेकर कहलाते हैं। जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब देखिए, उसके बाद भी इतने ब्लेम लगाने के बाद भी ममता जी जीती,
तो क्या था इसकी माने हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष था, इस बात को सोचना चाहिए। और वहाँ गोली चली, तो गोली चलने के बाद भी उन्होंने कहा कि उनके गृह मंत्री के उसमें चलिए, नहीं, हमारी प्रक्रिया है कि इलेक्शन को कोई बाधित ना करे। और हम लोगों को आरपी एक्ट 1915 इसमें पूरे पावर्स हैं कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो विरोधी दल का हो वक्त या कोई हो, चाहे अधिकारी हो, उस पर एक्शन लिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए निष्पक्ष चुनाव होता है। और हमारे यहाँ न्यायालय की प्रक्रिया है, हमारे यहाँ कोर्ट रूम है, वहाँ हर पार्टी आती है अपना पिटीशन लेके, वहाँ उसको न्याय दिया जाता है और उसको पूरा अधिकार है कि अपनी बातें रखने का। तो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस हैं, उनकी पावर है उनके पास, ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया को तो आदत है बात कहने की, विरोधी दलों को कोई मुद्दा नहीं मिला, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने इस तरह की बातें की। लेकिन जो आने वाले स्टेट के चुनाव हैं उसके लिए भी हमारी प्रक्रिया सबसे पहले तो होती है हमारा वोटर लिस्ट। तो अब ये लोगों को चाहिए कि वोटर लिस्ट को, हमारा ये कहना है जनता को कि अपने वोटर लिस्ट के लिए जो फॉर्म भरते हैं उसका काउंटर फाइल लेके जाएं, और रिसीट लेके जाने के बाद फिर जो हमारे जो लोग वहाँ पे आउटसोर्स किए होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाती है कि पूरा एंट्री करें। और फिर आप कहती हैं एक बार की कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारा बीएलओ जो होता है, बूथ लेवल ऑफिसर जो है, घर घर विजिट करते हैं ये लोग, इनको जाते हैं देखने के लिए। तो आप लोग घरों में हैं या नहीं हैं, या कोई घर में है तो आप ये कहिए, अपने पड़ोसी से भी कहिए कि अगर कोई चेक करने वाला आता है तो सही निर्णय करके सही बात बताएं, ये आ जाएंगे, इस तारीख को आ जाएंगे, और उनका वोटर आई कार्ड बना हुआ है, ये लोग यहीं रहते हैं। जो लोग जा चुके हैं उनका भी वो इन्फॉर्मेशन दें कि ये लोग यहाँ नहीं रहते। तो क्या होता है कि आपके पास तो वोटर कार्ड है, लेकिन जब हमारी वोटर वेरिफिकेशन हो रही है उस वक्त आप वहाँ नहीं हैं, तो इसलिए वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है। और इसको ध्यान देना हमारा मताधिकार है, हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इसलिए हर जनता को चाहिए, हर जनता को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, युवा को चाहिए कि अपना वोट पहले भी देख ले। कई बार नोटिफिकेशन होता है हमारे यहाँ, इलेक्शन कमीशन के कई बार नोटिफिकेशन होते हैं, पेपर में भी आता है, न्यूज़ में भी आता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले अब समय में रहते जांच कर लीजिए। तो आप लोग उस वक्त तो लोग ध्यान नहीं देते नहीं है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, पूरा अधिकार है, आप कभी भी देख करिए। जी सर, इसी से जुड़ा एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि पश्चिम बंगाल में जो अभी चुनाव हुए थे वहाँ बहुत से दंगे हुए थे, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से गुंडेबाजी भी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, लोग बहुत घायल हुए थे, साथ ही साथ पत्रकारों के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी। तो चुनाव आयोग शांतिपूर्ण चुनाव कैसे सुनिश्चित कर सकता है और इसे रोकने के लिए क्या कदम और उठाने चाहिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी चुनाव हम कराते हैं स्टेटों में, इलेक्शन कमीशन कराता है, उससे पहले सारे दल, सत्ता दल और विपक्ष और विरोधी दल, सभी के रिप्रेजेंटेटिव, हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, उनके अध्यक्षों को बुलाया जाता है। अगर वो नहीं आते हैं तो अपना नामित किया हुआ सदस्य भेजते हैं जो इलेक्शन कमीशन में मीटिंग में आता है, और सभी वहाँ पर ये वादे करके आते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम किसी पे जातिवाद का नहीं लगाएंगे आरोप, ना हम किसी को कुछ कहेंगे, हम शांतिपूर्ण से चुनाव कराएंगे। देखिए, चुनाव जो है जनता और चुनाव आयोग के बीच में है, ये प्रतिनिधि हैं जो वहाँ लड़ रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये जनता को सोचना है और जनता को अपने अच्छे लोगों को चुन के भेजना है, जिससे कि एक अच्छी स्वस्थ परंपरा विधानसभा और संसद के अंदर हो सके, जिससे कि जनता के अधिकारियों का सही तरीके से उपयोग हो सके, जनता की पावर का सही यूज़ हो। होता क्या है कि कहीं ना कहीं लोग अपनी लालच में, अपने पैसे के लालच में, अपने कोई पर्सनल लालच में वोट दे देते हैं, जिससे कि कुछ अच्छे व्यक्ति नहीं आते, जिसकी वजह से संसद की परंपरा खराब हो रही है। अभी आपने देखा होगा, क्या देखा कि संसद के अंदर इनके जो सांसद थे राज्यसभा में चढ़ के उन्होंने किया, हाँ, पर्चे फेंके। ये हमारी संसदीय प्रक्रिया नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए। मेरा तो ये अनुरोध है कि स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा से कि ऐसे सांसदों को वहाँ से निष्कासित कर देना चाहिए, जिससे कि और लोगों को सही रूप से पता चल सके कि है एक्चुअल में क्या। ये एक संसद है, पूरा इंटरनेशनल स्तर से देखा जाता है, हमारे देश की जनता देखती है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसलिए ये अच्छा नहीं है और किसी ने भी इस बात को अच्छा नहीं सराहा है और इस तरह होना नहीं चाहिए जी। और जहाँ तक आपने कहा कि आने वाले स्टेट के इलेक्शंस हैं, उसकी तैयारियाँ पूरी हैं और हो रही हैं। जो बाकी हैं इसमें सबसे पहले आता है वोटर लिस्ट, जो मैंने अभी आपको बता रहा था। उसके बाद आता है FLC, फर्स्ट लेवल चेक ऑफ मशीन्स। तो जितनी मशीनें होती हैं वो चेक की जाती हैं और पूरी सफाई करके, चेक करके कि ऑपरेशन में है या नहीं है, इनको करके ठीक करके इनको स्ट्रांग रूम में, कलेक्ट्रेट के अंदर स्ट्रांग रूम होता है, उसके अंदर रखा जाता है।
हाँ, इनकी इतनी सुरक्षा की जाती है जैसे कि आपकी करेंसी की होती है, रिजर्व बैंक की, इस तरह इनको रखा जाता है और उसी तरह पहरे में लाई जाती हैं, पहरे में दिखाई जाती हैं। और ये लोग जो झूठ बोलते हैं कि ईवीएम बदल दी, ईवीएम बदलते नहीं हैं। ईवीएम जब चुनाव के बाद आती है, सील होती है इनके सामने, सबके रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, हर पार्टी का व्यक्तित्व तो सील लगाता है, सील होने के बाद ये आके स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं। फिर जो ताला लगाया जाता है उनके सामने लगाया जाता है, उस पर सील लगाई जाती है और जब निकाली जाती है मशीनें गिनती के लिए, उस वक्त भी इन लोगों को बुला के इनके सामने ताला तोड़ा जाता है और दिखाया जाता है कि देखिए आपकी सील लगी है नहीं लगी। और हर चीज़ की आजकल फिल्मिंग होती है। हमारा चुनाव आयोग बैठकर देखता रहता है कि आपके अगरतला में क्या चुनाव हो रहा है, कैसे चल रहा है, बूथ पे। इतनी टेक्नोलॉजी साफ़ हो गई है आजकल कि वहाँ के कैमरे जो लगे हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर कोई आप समझते हैं, जनता समझती है कि उसके साथ कहीं पे बेईमानी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो चुनाव आयोग को 24 आवर चुनाव के दौरान हमारे कंट्रोल में फ़ोन कर सकती है, उनको फैक्स कर सकती है, उनको मेल कर सकती है। बल्कि आपको मैं बताऊँ कि हमारा चुनाव आयोग इतना सेंसिटिव है इस मामले में कि जो ऑब्जर्वर हैं तो ही हैं, मीडिया को पूरा अधिकार दिया हुआ है कि अगर आप लोग किसी तरीके से, चाहे वो फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी से या वर्बल या प्रेस में निकालेंगे, उस पर एक्शन लिया जाता है। हमें किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं है। और एक हमारा स्तंभ है, हमारा एक स्तंभ है संचार माध्यम की रिपोर्टिंग को हम एक्शन लेते हैं इलेक्शन कमीशन, और उस पर उनको। और इसी के साथ देखिए हमारा 25 जनवरी को एवरी ईयर हमारा जो संविधान के हिसाब से इसका कंस्टिट्यूशन हुआ था इलेक्शन कमीशन का, तो वोटर्स डे होता है। उस वोटर्स डे में हम बुलाते हैं पत्रकारों को भी, अधिकारियों को तो हम सम्मानित करते हैं, एक पत्रकार को, किसी चैनल को, पत्रकार को भी हम पूरी रूप से सम्मानित करते हैं, उसको अवार्ड करते हैं। सर, क्योंकि आप जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो आप किन सुधारों का सुझाव देते हैं जो हमारी चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र को सामान्य रूप से मजबूत कर सकते हैं? देखिए, मैं अधिकारी था, लेकिन मैं यही एक जनता से अपील करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले, कि अपने वोटर्स को रजिस्टर कराएं सबसे पहले। और एक ऐसा हमारा वोटर कार्ड है इलेक्शन कमीशन का जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं है। आप देखिए, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए उसमें पैसा लगता है, पासपोर्ट बनाइए उसमें पैसा लगता है, आधार कार्ड बनवाइए उसमें ही पैसा लगता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ऐसा कार्ड है जिसका कोई पैसा नहीं लगता। और हमारे यहाँ इतनी सुविधा है कि अगर कोई भी आदमी कहीं भी फ्लाईओवर के नीचे भी रह रहा है, रेगुलर रह रहा है झुग्गी के नीचे, तो उसका वहाँ भी कार्ड बनता है और वो वोटर का अधिकारी है और उसको वोट देने का पूरा अधिकार है। और वो अपनी बात को देखे कि हमारा उस एरिया में, बूथ में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ, ऐसा है, बिल्कुल निष्पक्ष है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो वोटर रजिस्टर हो, उसके बाद अपने एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन के भेजें और अपनी समस्याओं को उनके आगे रखें और उससे उनका सलूशन होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मोदी जी के किन कामों को आप सबसे ज़्यादा जिनसे आप प्रभावित हुए हैं? देखिए, मोदी जी एक लौह पुरुष हैं। पहले हमारे सरदार पटेल थे, इसके बाद हमारे ये लौह पुरुष हैं और उसी स्टेट से आते हैं। लेकिन इनके अंदर एक ही चीज़ है जिसके लिए आज हमारे बच्चे भी इनसे प्रभावित हैं। वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, वो इस बात से प्रभावित हैं कि जो मोदी जी कहते हैं उसको करते हैं जी। और बड़ा दृढ़ संकल्प हैं। जैसे आप देख लीजिए, कश्मीर का मुद्दा लिया उन्होंने, उसको सॉल्व किया, आज सालों पुराना मुद्दा है। आप देखिए, मंदिर का मुद्दा लिया कि एक आदमी की ना तो मौत हुई है ना कोई झगड़ा हुआ है। इससे पहले कितने झगड़े हुए इसी मंदिर मस्जिद को लेके, और न्यायालय ने किया और अच्छी तरह से किया और उन्होंने उसका पूजन भी किया। और देखिए, दोनों धर्मों में शांति बनी रही। पहले लोग सोच रहे पता नहीं क्या होगा। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो हिंदुस्तान को मिला है, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में, इतिहास में कोई ऐसा व्यक्तित्व चमत्कारिक मिला है। मैं कहूँगा एक तरीके से चमत्कार है उनके अंदर, और वो साधु प्रकृति है कि देखिए, वो किसी तरह से उन पर कोई चार्ज नहीं लगा सकता, चाहे विरोधी दल जितनी बात करें, उन पर कोई चार्ज नहीं लग सकता। और मजबूती के साथ वो काम करते हैं। जितना इन पर लांछन लगाए जाते हैं उतना ही मजबूती से उभरते हैं। और इनको जितना दबाया जाता है और स्पेशली मोदी जी को कहा जाता है, उतने ही वो ऊपर आते हैं। ईश्वर की उनके साथ कृपा है। उसका कारण है कि वो ऊपर आ रहे हैं और दृढ़ संकल्प हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। अभी तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये बोलना नहीं आता था, करना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को किया, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे मंदिर का मुद्दा हो और इसका हो। और ये देखिए, इन्होंने हज के लिए बात कही मुसलमानों के लिए, तो हज में भी इन्होंने सारा जितना करप्शन था उसको बंद कर दिया जी। तो अब हाजी हमारे परेशान होते थे। तो ऐसा नहीं कि ये मुसलमानों के साथ नहीं है, लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कहें, जैसे इनका विचार है, कृत है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए हर समय
और निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ईश्वर इनको शक्ति देगा और ये देश को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, जाने से पहले क्योंकि अब 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त पर कोई ख़ास मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है उसको उनके अंदर, देश के अंदर अपने देश को बढ़ने की भावना होनी चाहिए, अपने देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, और हमारे देश के लिए जो अच्छी बातें हो सकती हैं वो करें, और उससे जो देश का सम्मान बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं 15 अगस्त के लिए। हमारे अपने परिजनों से भी यही है, हमारे समाज से भी यही है, हमारे परिवार से भी यही है, हमारे मिलने वालों से भी यही है, और चैनल वालों से भी यही है कि वो हमारे देश के प्रति समर्पित रहें, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा NBC चैनल से भी जो इंटरव्यू है, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ और समाचार पर देखें। एक अच्छा चैनल है, मेरी यही एक इसकी शुभकामनाएं हैं चैनल के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद आमीन। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC हिंदी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।